हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड लेक्चर ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, फर्स्ट लेक्चर हमने किया था रिफ्रैक्शन के ऊपर, जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था रिफ्रैक्शन का बेसिक्स, मतलब इंट्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, आज के लेक्चर में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज करेंगे जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाते हैं, और हम करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि बोर्ड्स में देखिएगा अभी कुछ सालों से बोर्ड्स में इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब होता क्या है, प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़कर जाते हैं। जैसे आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़कर जाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उनसे क्वेश्चन आएगा नहीं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि स्टेट टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत कम चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। तो सीबीएसई बोर्ड्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको रिफ्रैक्शन टॉपिक के अंदर अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे या तो आपको मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ढूंढने के लिए कहेंगे, या फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ढूंढने के लिए कहेंगे, या फिर आपको वेवलेंथ ढूंढने के लिए कहेंगे। तो देखो, अब बोर्ड्स का लेवल भी बढ़ रहा है, तो उस लेवल का प्रिपरेशन भी हमारा होना चाहिए। तो अगर हम उस लेवल को ध्यान में रखकर प्रिपेयर करते हैं तो आज का जो क्लास है उसमें टोटल 2 टॉपिक्स हो जाएंगे। पहला टॉपिक तो आपका ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा टॉपिक हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये उतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर पूरा एक लेक्चर बनाने की क्या ज़रूरत है इस छोटे से टॉपिक के लिए। तो देखो, ये टॉपिक छोटा बिल्कुल भी नहीं है, मान लेते हैं चलो छोटा टॉपिक है, बट इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप इनको ढंग से नहीं पढ़िएगा तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो आप एक बार इस लेक्चर को देख लीजिए, फिर मेरे को बताइए कि इसमें क्या कमी रह गया, या फिर मैंने जो 1 घंटे का या जो भी टाइम मिलने वाला है यहाँ पे 50 मिनट 1 घंटे का जो भी टाइम मिलने वाला है आपको यहाँ पे, आप बताना वो जस्टिफाइड है या नहीं, आप खुद से डिसाइड कर लेना। तो आज के लेक्चर के बाद अगर आपसे नंबर 1 क्वेश्चंस नहीं बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ये कंप्लीट लेक्चर प्रॉपर वे में देखते हैं, जिस तरह से मैं हमेशा बोलता हूँ, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस लगाइए, साथ साथ क्वेश्चंस करिए, समझते चलिए, आप हमेशा खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। नंबर 2, आपको डायग्राम का क्लैरिटी होगा। क्लैरिटी इन सेंस कि जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करता है किसी मीडियम से किसी मीडियम की तरफ, तो उसका क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से होने वाला है। नंबर 3, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को आप प्रॉपर समझेंगे, ढंग से समझेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है सेकंड लॉ, स्नेल्स लॉ। इसमें एंगल आई और एंगल आर, साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर, अगर आप 10th में हो और आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा इनका वैल्यूज़ होता है। तो इनका वैल्यूज़ भी हम देखने वाले हैं। तो 3-4 पॉइंट्स तो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। अब एक और बात लास्ट में बता रहा हूँ, अब ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड्स के लिए प्रॉपरली फोकस्ड है। मतलब बोर्ड्स के लिए ये कंप्लीट आपका सफिशिएंट लेक्चर रहने वाला है। अगर आप बोर्ड्स के लेवल के ऊपर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप ओलंपियाड्स देना चाहते हैं, एनटीएससी देना चाहते हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, लाइक आईआईटीज़ का फाउंडेशन चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर फाउंडेशन स्टेज का कंप्लीट कोर्स फ्री डाला हुआ है। आप कंप्लीट लाइट रे ऑप्टिक्स कंप्लीट पढ़ सकते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट वहाँ पे डाला हुआ है, मैग्नेटिज्म भी डाला हुआ है, कंप्लीट ओलंपियाड और आईआईटी फाउंडेशन का वो कोर्स है। आप उससे जाकर के वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। इनकेस आपको इसकी ज़रूरत पड़े तब आप आके फिर से ये देख सकते हैं। ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ना चाहिए, अगर आप वो कवर कर लेंगे तो ये सारा चीज़ उसमें कवर कराया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पिछले क्लास में हमने सीखा था रिफ्रैक्शन क्यों होता है और क्या रीजंस है रिफ्रैक्शन के। देखो, रिफ्रैक्शन बेसिकली होता है लाइट की स्पीड का चेंज होने के कारण। अगर लाइट की स्पीड चेंज हो रही है तो रिफ्रैक्शन होगी, और अगर लाइट की स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट। लाइट की स्पीड चेंज होने का मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ गया तो लाइट की स्पीड में कुछ चेंज आया, उसके कारण लाइट अपने पाथ से बेंड होगा, तब जाकर वो फेनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो रिफ्रैक्शन होने के टोटल 2 लॉज हैं, 2 लॉज हैं। इन्हीं 2 लॉज को फॉलो करके रिफ्रैक्शन होता है। तो पहला लॉ क्या है ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एक छूट गया है, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यहाँ पे ऐड कर लेंगे at the point of
इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब देखो ये डायग्राम समझो, ये फर्स्ट लॉ का डायग्राम इस तरह से समझिए। हमारे पास दो मीडियम है, पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम वाटर। तो लाइट जब एयर से इंसिडेंट हुआ, तो जब लाइट एयर से वाटर में जाएगा तो हमारे लिए एयर एक रेयरर मीडियम होता है और वाटर हमारे लिए एक डेंसर मीडियम हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे लिए एक डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो रूल्स हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में, रूल्स क्या कहता है कि लाइट बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये एन डैश एक नॉर्मल है, तो लाइट बेंड करके टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ हमसे कहता है ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे विद दिस नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेगा। इस बोर्ड के लिए ये जो प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन है जहां पे ये तीनों रेज लाई कर रहे हैं। इंसिडेंट भी इसी पे लाई कर रहा है, रिफ्रैक्टेड भी इसी पे लाई कर रहा है और ये एन डैश भी इसी पे लाई कर रहा है। तो हमारे लिए ये प्लेन जो है ये बोर्ड का प्लेन है। क्लियर? ये सेकेंड लॉ पे, सेकेंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो हम करने वाले हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन का रेशियो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन आई और साइन आर का रेशियो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो, ये कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होता है, ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया एक प्लूरल टर्म है, मीडियम होता है सिंगुलर और मीडिया हो जाएगा प्लूरल। एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए इसका रेशियो कांस्टेंट होता है, बट इसके साथ एक और कंडीशन है, कलर भी आपका सेम होना चाहिए। तो अगर कोई सेम कलर वाला लाइट और एक ही मीडियम में जो है ट्रेवल करता है तो उसका साइन आई और साइन आर का रेशियो सेम होता है। अब इसको ज़रा डिटेल में समझिए, बहुत सारे बच्चे इस सेकेंड लॉ को नहीं समझ पाते हैं या उनको समझाया नहीं जाता उस तरीके से, इसलिए शायद नहीं समझ पाते होंगे। तो यहाँ पे समझो कि क्या रीज़न है या क्या है ये सेकेंड लॉ। देखो बच्चों, होता क्या है, सपोज करिए आपके पास एक मीडिया का पेयर है, एयर वाटर मीडिया हम मान लेते हैं, ठीक है। इस एयर वाटर मीडिया में लाइट ट्रेवल कर रही है, तो हमने तीन केसेस यहाँ पे देखेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। इन तीन केसेस में हम देखेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम इस एयर वाटर मीडिया के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 रखेंगे और एक रे को इंसिडेंट करेंगे। तो जब रे एयर से वाटर में जाएगा तो रूल हमें ये कहता है कि लाइट बेंड करेगा, तो ये लाइट बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा, मान लीजिए इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 आया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, केस 1 के लिए हम साइन I बाई साइन R निकालेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। केस 1 के लिए साइन I है साइन I1 डिवाइडेड बाई केस 1 के लिए साइन R है साइन ऑफ R1, ठीक है, साइन ऑफ R1। तो हमारे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन हो गया साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1। इसका जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ये हमें नहीं पता, अभी वैल्यूज हमें नहीं पता है, तो हम कोई वैल्यू ले लेते हैं। सपोज कोई वैल्यू आया, ठीक है। अब दूसरी बार हम सेम मीडिया में एयर और वाटर इंटरफेस में, एयर और वाटर के लिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब इस केस में क्या किया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया गया। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया गया। तो अगेन लाइट जब इस पाथ से ट्रेवल करता हुआ वाटर में जाएगा तो अगेन रेयरर से डेंसर जाएगा, अगेन ये बेंड करेगा, तो ये फिर से बेंड कर जाएगा। बट इस केस में अभी बेंडिंग थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। बेंडिंग ज़्यादा होने के कारण रिफ्रैक्शन एंगल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा R2, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग भी चेंज हुआ, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हुआ। तो हम यहाँ पे साइन I2 बाई साइन R2 निकालेंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे साइन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R2, ठीक है। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब तीसरा देखो, अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे, सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ा देंगे, हम चेंज कर देंगे। अब इस केस में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं I3 लेने से ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ये लाइट रे ये वाटर में जब ट्रेवल करेगा तो ये फिर से बेंड करेगा। मान लो कि ये कुछ ऐसा बेंड किया, जब ये कुछ ऐसा बेंड करेगा तो अगेन इसके पास एक नया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा जो पहले वाले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से अलग होगा। इसका ये मतलब है कि R1 अलग है, R2 अलग है और R3 भी अलग है। तो अब हम इस वाले केस के लिए साइन I3 और R3 निकालेंगे, साइन ऑफ I3 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R3। तो
एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब हम एंगल्स को बदल बदल करके एक ही पेयर ऑफ मीडिया में लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट इस तरह से इंसिडेंट करता है कि इसका अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है। ठीक है, और एक और कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो आप लाइट का कलर ले रहे हैं ये लाइट का कलर सेम होना चाहिए। मान लो अगर आप यहाँ पे रेड कलर ऑफ लाइट यूज़ कर रहे हो तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट रेड कलर से ही करना है। इसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसे कहेंगे क्या? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोम मीन्स कलर, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ कंडीशन लिखा गया था फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। आपको मीडिया बार बार चेंज नहीं करना है। एयर वाटर इंटरफेस ले रहे हैं तो पूरे एक्सपेरिमेंट में एयर वाटर इंटरफेस ही रहेगा और गिवन कलर भी सेम रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पे ये कंडीशंस लिखते हैं। और ये स्नेल्स लॉ जो है ना, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे ही कहते हैं हम स्नेल्स लॉ। तो ये स्नेल्स लॉ का दो कंडीशन है कि आपका पूरे एक्सपेरिमेंट में पेयर ऑफ मीडिया सेम होना चाहिए और कलर सारे लाइट्स का सेम होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रेड कलर से कर रहे हैं तो सारे एक्सपेरिमेंट्स में आपको रेड कलर ही यूज़ करना है, और अगर आप ब्लू कलर से कर रहे हैं तो सारे एक्सपेरिमेंट में आपको ब्लू कलर से करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, हम I1 और R1 का वैल्यू निकालते हैं, इसको रेशियो में डिवाइड करके वैल्यू निकाल रहे हैं। तो साइन I1 बाई साइन R1, ये जो वैल्यू आया हमारा, ये वैल्यू एग्जैक्टली उतना ही था जितना साइन I2 बाई साइन R2 आ रहा था, और ये वैल्यू भी एग्जैक्टली उतना ही था जितना साइन I3 बाई साइन R3 आ रहा था। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप लाइट को इंसिडेंट कराते हो सेम पेयर ऑफ मीडिया से विथ अ सिंगल कलर ऑफ लाइट विथ डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, then angle of refraction changes, but the sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction remains same for all these three cases, और इसे ही हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये सारे चीज़ों के लिए, ये सारे केसेस के लिए कांस्टेंट आता है, ये आता है कांस्टेंट, तभी हम कहते हैं दैट साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर रिमेन्स कांस्टेंट। और ये बच्चों हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए हो जाएगा स्नेल्स लॉ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसे कहते हैं हम स्नेल्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे स्नेल नाम के, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और इन्होंने ही ये नाम दिया स्नेल्स लॉ, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ अलग अलग तरीके से लगता है। ठीक, अलग अलग तरीके से लगाते हैं हम। कई बार क्या होगा कि एग्जाम में आपको इंसिडेंट रे ऊपर से दिया जाएगा, कई बार होगा कि इंसिडेंट रे नीचे से दिया जाएगा। तो आप रूल को फॉलो करते हुए डायग्राम बनाएंगे, रूल को फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल्स में फार्मूला लिखेंगे, सब कुछ सही आएगा। ठीक, तो लॉ क्लियर है दोनों लॉ। पहला लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट छूट गया था, इसको ऐड कर लेना। नॉर्मल के बाद एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। सेकेंड लॉ हमसे कहता है कि रेशियो साइन आई और साइन आर का रेशियो सारे केसेस के लिए सेम होता है। कब? जब आप सेम कलर ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं और पेयर ऑफ मीडिया भी लगभग सबका सेम रखते हैं, तब ऐसा होता है। अब बात आती है इस वाले फार्मूला के ऊपर डिस्कशन करने की, इसीलिए पूरा लेक्चर केवल इसी फार्मूले पे मैंने डेडिकेटेड रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले फार्मूला के ऊपर डिस्कशन। तो हमारा जो फार्मूला है स्नेल्स लॉ, ये बहुत फेमस फार्मूला है, और अगर कोई बच्चा इस फार्मूले को ढंग से समझ लेता है तो इससे, इस फार्मूला के यूज़ से वो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो प्रॉपर कर पाएगा। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है स्कूल में, ऐसे स्कूल में भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे समझ पाते हैं तो बना लेते हैं, और कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं जिनको इस वाले प्रॉब्लम में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो रीज़न वही है कि समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है स्नेल्स लॉ। ढंग से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ हमें कहता है कि गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए और एक गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए हमारा जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है ना। अच्छा, ये कांस्टेंट को हम कहते क्या हैं? इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये बताओ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? क्या होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा टर्म है या एक ऐसा क्वांटिटी हम बोल सकते हैं जो मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी याद करिए, पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 1 रिफ्रैक्शन का, उसमें हमने ऑप्टिकल डेंसिटीज़ पढ़ा था। ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड, ठीक है, और डेंसिटी मतलब
उसका जो डेंसिटी, मतलब नॉर्मली अब क्या समझते हैं, डेंसिटी समझते हैं ना, और ये मास डेंसिटी से बिल्कुल अलग होता है। जैसे मास डेंसिटी का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी तरह से एक ऑप्टिकल डेंसिटी होता है जो उस वाले डेंसिटी से अलग होता है। अब जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम का अपना एक डेंसिटी होता है जिसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को हम मेजर किससे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स gives the measure of what, measure of optical density of a medium, optical density of a medium. Now what is optical density? Optical density is the density जो ऐसे मीडियम के लिए होता है जिसमें लाइट पास कर पाए, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, केरोसिन, वाटर, ऑयल, इन सारी चीज़ों में, डायमंड, इन सारी चीज़ों में लाइट पास कर पाएगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। और ऑप्टिकल मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल हम यूज़ करने वाले हैं, अपने पूरे लेक्चर में यूज़ करने वाले हैं स्मॉल n, याद रखना स्मॉल n। अब स्मॉल n क्योंकि आपके NCERT टेक्स्ट बुक में स्मॉल n यूज़ किया गया है, इसीलिए हम स्मॉल n ही यूज़ करेंगे। ऐसे इसका सिंबल हम n या फिर म्यू भी यूज़ कर सकते हैं, आप इन दोनों में से जो भी पसंद करें आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरा सजेशन मानो n यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में n दिया गया है तो आप n यूज़ करेंगे। तो अब इसको लिखने का तरीका समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आएंगे अभी, पहले लिखने का तरीका समझ लो, इसके ऊपर जो भी बातें हैं वो सब कुछ समझ लो। पहले कुछ वैल्यूज़, साइन का कुछ वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे हम, ठीक है, वैल्यूज़ लिख लो, प्रॉपर वे में लिख करके इसको याद कर लीजिए। देखिए साइन ऑफ कुछ स्पेशल एंगल का ही वैल्यूज़ हम लिखेंगे, क्योंकि आपके 10th बोर्ड्स में सिलेबस में केवल स्पेशल एंगल्स दिया गया है, तो इसीलिए हम केवल स्पेशल एंगल्स का ही वैल्यू लिखेंगे। ऐसे सारे एंगल्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है, टेबल से निकाल सकते हो या फिर फ़ोन से निकाल सकते हो। एनीवेज साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। इसके बाद साइन 0 के बाद वैल्यू आ जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 हो जाएगा 1/2। साइन 30 के बाद आ जाएगा साइन 45 डिग्री, ये हो जाता है 1/√2। इसी तरह से साइन 45 के बाद आएगा साइन ऑफ 60 डिग्री, ये हो जाएगा √3/2। और साइन 60 के बाद लास्ट आता है साइन 90 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये सारे वैल्यूज़ को आप याद कर लेंगे। अगला बात, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज़ किस लिए करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए करते हैं। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स को प्रॉपर वे में समझिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यूज़ कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ ऑप्टिकल मीडियम को मेजर करने के लिए। अगर डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है मतलब वो कैसा मीडियम है, ऑप्टिकल डेंसर। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़्यादा होना। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्योर नंबर होता है, जो ये वैल्यू लिखा हुआ है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूला में अगर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे एंगल्स का, तो ध्यान से देखिए, अगर आप ऊपर नीचे एंगल्स पुट करेंगे, मान लो आप साइन 0 डिग्री ऊपर पुट कर रहे हो और साइन 30 डिग्री नीचे पुट कर रहे हो, तो 0 साइन 30 का वैल्यू 1/2, 0/1/2 क्या होगा, 0 होगा। तो ये रेशियो एक प्योर नंबर होता है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है ना, या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये एक प्योर नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर्स हैं, इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्योर नंबर है। तो प्योर नंबर से हम बता सकते हैं कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयर है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, ध्यान से सुनो, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, मतलब उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। अब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम देखें तो डेंसिटी के टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ऑप्टिकली रेयरर। अब अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट, किसी डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, लेस होता है, लेस स्पीड ऑफ लाइट, लेस स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मीडियम अगर ज़्यादा कर दोगे तो मीडियम का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, लाइट जब उस मीडियम से पास करेगा तो बहुत ज़्यादा कोलिजन करेगा, ठीक है, तो टकरा करके या टक्कर खा करके पास करेगा। इसीलिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है मीडियम डेंसर बन जाता है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है। इसी तरह से जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है मीडियम रेयरर बन जाता है, जिसके कारण स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाता है।
मोर स्पीड ऑफ लाइट। तो बहुत सिंपल सा है याद करना, ठीक है, बहुत सिंपल सा याद करना। रिकॉल करो ज़रा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा मतलब ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम, जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ मतलब ऑप्टिकली रेयरर, और अगर ऑप्टिकली रेयरर है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगा। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब एक और बात समझिए, जहाँ पे हम इसे प्योर नंबर कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, क्या डेफिनेशन हमें लिखना चाहिए। एक और बात, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम बात करें तो ये मीडियम के लिए होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम का भी निकाल सकते हैं, या फिर उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे मीडियम का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना अगर क्लियर है तो इसको समझ लेते हैं आगे। हेडिंग लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेडिंग लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। स्नेल्स लॉ के ऊपर फिर से आएंगे, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बार और कर लेते हैं अच्छे से। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो समझ लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल क्या है इसका, सिंबल है एन। देखो पहला तो ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे इसे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दो तरह का होगा, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसे डिफाइन करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब मान लो कि तुम्हारे पास दो पेयर ऑफ मीडिया है, एक सेकेंड, लाइट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज के टाइम पे। चलिए देखिएगा, मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास एक पेयर ऑफ मीडिया है जहाँ पे ऊपर वाला मीडियम 1 कहलाएगा, ये है मीडियम 1, और नीचे वाला मीडियम हो जाएगा मीडियम 2, ये है मीडियम 2, ठीक। अब समझो, ये जो ऊपर वाला मीडियम है इसका, ये रेयरर मीडियम है, मान लो ये रेयरर मीडियम है, और नीचे वाला मीडियम है डेंसर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। अब लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुआ, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे। अब हमें बनाना है इसका पाथ ऑफ लाइट, मतलब ये रिफ्रैक्ट किस तरह करेगा या ये किस तरह से बेंड करेगा, तो ये हमें बनाना है। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट लाइट। जैसे ही इंसिडेंट लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा तो हमें पता है ये बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। ऊपर वाला मीडियम जो है हमारा ये मीडियम 1 है और नीचे का मीडियम है मीडियम 2। हम डिफाइन करना चाहते हैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। कैसे डिफाइन करेंगे, तो जब कोई रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 ट्रेवल करेगा तो इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मतलब ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसे इस तरह से लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। पहले जो नंबर आया है उसे पहले लिखो, बाद में जो नंबर आया उसे बाद में लिखो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसका मतलब है व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो हम लिखेंगे किस तरह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और अगर रे ऑफ लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 जा रहा है तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो होता है 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट या c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो आप इसे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। देखो एक बात और समझ लो, इसे लिखने से पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसका फॉर्मूला होता है c डिवाइडेड बाई v। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ले रहे हैं उस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट, मान लो यहाँ मीडियम 1 है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से मान लो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 देख रहे हैं तो ये हो जाता है c डिवाइडेड बाई v2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जनरल फार्मूला क्या हुआ, n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई v। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जनरल फार्मूला। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसका वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम,
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन सा मीडियम? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हैं, ये n है, n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम निकाल रहे हो, उसी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर वेलोसिटी ऑफ और या स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू घट जाएगा, ये वैल्यू घटेगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, अपोजिट रिलेशन होगा, तभी ये डिनोमिनेटर में आता है। अब समझिए, मान लीजिए हम इस मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। ये किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 1 का, तो यहाँ 1 लिखना है। इसी तरह से मान लो हम ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाह रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। समझ आ रहा है बात? तो लाइट जब एयर से या रेयर मीडियम से, ऊपर रेयर मीडियम है, लाइट जब मीडियम 1 से मीडियम 2 पे गया, लाइट जब मीडियम 1 से मीडियम 2 पे गया, हम मीडियम 1 को एयर मान लेते हैं, मीडियम 1 को क्या मान लेते हैं? एयर मान लेते हैं। और मीडियम 2 हमें नहीं पता क्या है, ये जनरल कॉमन कोई सा भी मीडियम हो सकता है। तो लाइट जब मीडियम 1 से मीडियम 2 गया, तो लाइट का स्पीड मीडियम 1 में जितना भी होगा उसे हम लिखेंगे v1। लाइट जब पास करेगा अलग अलग मीडियम में तो उसका स्पीड चेंज होगा ना। तो लाइट का स्पीड मीडियम 1 में हम अज्यूम क्या कर रहे हैं? v1। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को हम अज्यूम क्या कर रहे हैं? v2। तो लाइट जब स्पीड v1 स्पीड से मीडियम 1 में गुजरा तो इसका स्पीड है v1, और जैसे ही मीडियम 2 में आया तो इसका स्पीड चेंज हो जाएगा, तो इसका स्पीड हम क्या ले रहे हैं? v2 ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज n1, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1। v1 को हम क्या कह रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। और इसे हम क्या कह रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो अगर हमें दोनों ही मीडियम नहीं पता है कि क्या क्या है, तो हम जनरली मान सकते हैं ऊपर वाला को मीडियम 1 और नीचे वाले को मीडियम 2। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाई v1, और सेकेंड मीडियम का अगर हम स्पीड ऑफ लाइट निकालते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो ये बन जाएगा c डिवाइडेड बाई v2। ये हमारे पास हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब डिवाइडेड बाई मीडियम 2। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे? ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 कैसे लिखेंगे? बगल में 2 लिखेंगे। इसको लिखने का अलग अलग तरीका होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू, अब सारी इक्वेशन को लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मतलब n1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 मतलब डिवाइडेड बाई n2। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू n2 डिवाइडेड बाई, अब n1 का वैल्यू देखो c बाई v1, यहाँ लिखेंगे c डिवाइडेड बाई v1। अब यहाँ फिर डिवाइड है, डिवाइडेड बाई n2, n2 है c डिवाइडेड बाई v2। अब इसे ज़रा सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, c v1 मल्टीप्लाइड बाई v2 बाई c। तो ये c से ये c कैंसिल हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम का फॉर्मूला बना v2 बाई v1, v2 बाई v1। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम का फॉर्मूला, ठीक है। अब डेफिनेशन लिखने के लिए सिंपली जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे? ध्यान से सुनिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। पैटर्न समझना है, क्वेश्चंस को लगाने से पहले, न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले आप ये पैटर्न समझिए फॉर्मूला का। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, आप ये बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आप बोलेंगे सबसे पहले तो इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम है पहले, तो n2 लिखो। फिर उसके बाद फर्स्ट मीडियम है तो डिवाइडेड बाई n1 लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अब n2 बाई n1 हो गया, ठीक। अब हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ऊपर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का आ रहा है तो ऊपर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ऊपर में आ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और ये डिनोमिनेटर में आ गया स्पीड ऑफ लाइट। तो जो डिनोमिनेटर में है उसी का स्पीड ऑफ लाइट ऊपर आएगा, v1 ऊपर आएगा और v2
नीचे आ जाएगा। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला। अब यहाँ देखो n12 जब हम लिख रहे थे, जब हम n12 लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, v2/v1, और जब हम n21 लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं v1/v2। तो किसी भी फार्मूला के लिए अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना पड़े विथ रेस्पेक्ट टू करके, मतलब उसके कंपैरिजन में, तो वो डिवीजन में होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो पहला आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ये वाला, उसके बाद आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम ये वाला n2/n1। अब अगर ऊपर में n2 है तो ये इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और n1 है तो n1 मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ऊपर चला जाएगा। तो इसको पलट देंगे, 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, अगर आप स्पीड के फॉर्म में क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं या फिर इक्वेशन लिखते हैं तो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। तो अगर हमारे पास दो मीडियम है, तो इस बेसिक फार्मूला से, ये बेसिक फार्मूला कहलाता है, इस बेसिक फार्मूला से पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम निकालेंगे, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम निकालेंगे। अब देख लेंगे हमें क्या पूछा गया है। अगर हमें n12 पूछा गया है तो n1/n2 कर देंगे, और अगर हमें n21 पूछा गया है तो n2/n1 कर देंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला बनकर आ जाएगा। तो ये हुई एक बात। अब समझो, थोड़ा प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस को लिखने का। मान लो कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ ऐसा फार्मूला लिखा हुआ है। बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर आप कैसे लिखेंगे? आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में भी लिख कर दिखाइए और स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में भी लिख कर दिखाइए। तो सबसे पहले तो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। पहले ग्लास आएगा फिर वाटर आएगा। और अगर हम इसे स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, क्योंकि दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगा। तो ये हो गया हमारे पास फार्मूला। ये पूरा फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में आ गया। अब बताओ, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है, और ऊपर में हम यहाँ पे एयर लिख देते हैं। तो इसे कैसे लिखोगे? अब ये भी एक तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का। तो पहले जो राइट साइड में आया पहले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, और उधर जो ऊपर में आया है उसे आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिनोमिनेटर में। इसे हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। सो सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। चलो थर्ड फार्मूला देखो, मान लो इस तरह से दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और इधर लिख दिया गया ग्लास। तो इसका भी वही मतलब है, पहले राइट वाले टर्म को लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, अब इसको स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले ग्लास का स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट Vg एंड वाटर में स्पीड ऑफ लाइट Vw। तो ये पलट करके इस तरह से लिखते हैं हम। ठीक है, लास्ट वाला देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड। ठीक है, अब इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है जो पहले नीचे है ना उसे पहले लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ठीक है, जो नीचे है पहले उसे लिखो, फिर जो ऊपर उसे बाद में, इज इक्वल टू, अब स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में पहले इसका स्पीड ऑफ लाइट लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। चलो इतना में से तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। अब बताइए, क्लियर है ये चीज़? न्यूमेरिकल से भी करेंगे हम लोग, सारा क्वेश्चंस करेंगे, आप प्रॉपर वे में समझ लीजिए पहले। तो ये स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अगर हमें बोला गया डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर को डिफाइन करो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास को डिफाइन करिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेफिनेशन में लिखते हैं। बात समझ आ गई? क्लियर है? अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसका एब्सोल्यूट, देखो यूनिट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एसआई यूनिट क्या होगा?
अब आप देख पा रहे हैं जितना भी फार्मूला भी हम लिख रहे हैं स्पीड के टर्म्स में, उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऊपर में भी है और नीचे में भी है। यहाँ देखो स्पीड ऑफ लाइट ऊपर नीचे, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर नीचे, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर नीचे। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉमन फार्मूला, जो जनरल फार्मूला हमारा है, उससे निकालते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। जिस मीडियम में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लिखते हैं। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। अब ज़रा सोच कर देखो इसका यूनिट क्या होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्योर नंबर है, 1 2 3 4। उसका यूनिट क्या होता है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि क्लास जाओ और 2 कॉपीज़ उठा कर लेकर आओ, तो 2 क्या है? 2 एक प्योर नंबर है। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं शॉप जाओ और 2 चॉकलेट्स उठा कर लाओ, 4 चॉकलेट्स उठा कर लाओ, तो आप क्या समझेंगे? वो प्योर नंबर है ना। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्लास जाइए और 5 सेकेंड कॉपी उठा कर लिए, तो ये यूनिट हो गया ना उसका टाइम का। तो आप इस तरह से नहीं बोल सकते उनके लिए। तो जब भी हम प्योर नंबर्स को लिखते हैं तो नंबर्स के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो नंबर्स के फॉर्म में कोई यूनिट होता नहीं है। अब ये एक प्योर नंबर है और प्योर नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऊपर में भी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, और डिनोमिनेटर में भी स्पीड है। अब स्पीड का यूनिट रखो इस फार्मूला के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड का फार्मूला या यूनिट मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड। क्या मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कोई यूनिट होगा? नो, इट हैज़ नो यूनिट। इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज it is the ratio of two similar quantities। क्योंकि ये 2 सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है, इसीलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज़। आई होप दिस इज़ क्लियर। बिल्कुल समझ आ गया। अब एक टर्म है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? मान लो कि इस मीडियम में, पेयर ऑफ मीडियम में हमें नहीं बताया गया कि दूसरा मीडियम क्या है या पहला मीडियम क्या है, हमें नहीं बताया गया। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है हमारा इंटरफेस, ठीक है। लाइट यहाँ से गया, ये लाइट कुछ ऐसा आया और लाइट बेंड कर गया, ये बेंड कर गया कुछ इस तरह से। हमें केवल नीचे वाला मीडियम पता है कि ये ग्लास है, ये ग्लास है, और ऊपर वाला मीडियम हमें नहीं पता, नहीं बताया गया कि ऊपर वाला मीडियम क्या है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम खुद से मान लेते हैं कि ऊपर वाला सिचुएशन में ऊपर वाला मीडियम एयर है, हम अज्यूम कर लेते हैं एयर है। तो जब लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है ना, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मान लो अगर आप लिख रहे हैं NG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दूसरा मीडियम है ही नहीं। जैसे यहाँ देखो, सारे फार्मूला में यहाँ पे 2 अलग अलग मीडियम था, बट यहाँ पे केवल एक मीडियम है। अब दूसरा मीडियम क्या है? तो दूसरा मीडियम दूसरा मीडियम यहाँ पे क्या है? एयर है। तो जब लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगा तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium with any the refractive index of a medium with respect to air, the refractive index of a medium with respect to air is known as absolute refractive index of that medium। देखो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो, जहाँ पे लाइट जाता है ना, लाइट जहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद जाता है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एब्सोल्यूट में। तो ये जो ग्लास है, लाइट रिफ्रैक्शन के बाद तो यहाँ जाएगा, तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, वो इसके कंपैरिजन में, क्योंकि फर्स्ट वाला एयर है तो इसके कंपैरिजन में कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर रहेगा, मतलब C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या ये सेम फार्मूला नहीं आ गया? तो इसी फार्मूले को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे हमें केवल एक मीडियम पता होता है और इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो पहला वाला मीडियम है वो क्या है? वो एयर है। तो जब आपको मीडियम नहीं दिया गया हो, केवल एक मीडियम दिया गया हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, अब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है, बट किसके रेस्पेक्ट में दिया गया है? ये एयर के रेस्पेक्ट में दिया गया है। मतलब पहला जो मीडियम है वो एयर है और दूसरा मीडियम यहाँ क्या है? यहाँ पे ये है डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड with respect to air is known as the refractive index of diamond, absolute refractive index of diamond।
इसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। बात समझ आई? तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है। ठीक, बात समझ आ गई। अब एक सवाल और है मेरा, आप ये बताओ कि हम इस पूरे फार्मूला में, जो हम स्नेल्स लॉ कह रहे हैं, इस पूरे फार्मूले में या पूरे डायग्राम में, पूरे कॉन्सेप्ट में हम मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों यूज़ करते हैं? क्या हम वाइट लाइट यूज़ नहीं कर सकते? वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, तो इसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं कर सकते। वाइट लाइट 7 कलर्स से मिलकर बना है, तो आप इसे मोनोक्रोम नहीं कर सकते, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं कर सकते। क्या होगा अगर आप वाइट लाइट यूज़ करेंगे? देखो, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो मान लो कि यहाँ पे आप एयर रख रहे हो ऊपर में और नीचे में आप ग्लास रख रहे हो, ग्लास का मीडियम है ये, ऊपर एयर और नीचे ग्लास, तो क्या होगा ये समझ लीजिए फटाफट, फिर न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, स्नेल्स लॉ थोड़ा समझा देते हैं इसके बाद। तो जब लाइट इस तरह से ट्रेवल करेगा, लाइट एयर से जब पास करेगा ऑब्लिकली, हमेशा याद रखना ऑब्लिक इंसिडेंस होना चाहिए, तब रिफ्रैक्शन होता है। सीधा सीधा लाइट आएगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो देखो, इसमें वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट है, और वाइट लाइट के अंदर कितना कलर्स छिपे होते हैं? 7 कलर्स छिपे होते हैं। तो सातों कलर जब एयर में ट्रेवल करता है तो ये सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, सब एक साथ ट्रेवल करेगा। बट जैसे ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो अब इनका स्पीड अलग अलग हो जाएगा, सारे कलर्स ऑफ लाइट का स्पीड अलग अलग हो जाएगा। रेड कलर अपने स्पीड से चलेगा, ठीक है, रेड कलर अपने स्पीड से चलेगा, वॉयलेट अपने स्पीड से चलेगा, ब्लू अपने स्पीड से चलेगा, ग्रीन अपने स्पीड से चलेगा। तो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग भी अलग अलग होता है, मतलब ये जितना बेंड करेगा ना उसका एक्सटेंट भी अलग अलग होगा। जितना ज़्यादा बेंड करेगा, कितना कम बेंड करेगा, वो अलग अलग लाइट्स के लिए अलग अलग होता है। मान लो कुछ इस तरह से हुआ, कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ, तो जो लाइट का बेंडिंग होता है, ये आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन आई में। बेंडिंग जो लाइट का होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा टू द पावर 4। इसे रिले स्कैटरिंग कहते हैं। लाइट यहाँ पे ये हो जाता है, क्या कहते हैं इसे, लाइट यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, जिसे आप कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। तो यहाँ पे लाइट स्प्लिट हो जाता है। तो लाइट जब स्प्लिट होगा तो जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा वो उतना कम बेंड करेगा। इसीलिए देखना, रेड लाइट सबसे कम बेंड करता है और वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड करता है, ठीक है। तो लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुआ ना, तो लाइट कुछ इस तरह से बेंड करेगा, रेड सबसे कम, उस तरह से विबग्योर में आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब विबग्योर, तो रेड सबसे कम बेंड करेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज बेंड करेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा येलो बेंड करेगा, फिर ग्रीन, देन ब्लू, फिर इंडिगो, और सबसे ज़्यादा जो बेंड करेगा वो होगा वायलेट, ठीक। तो वायलेट बेंड ज़्यादा करता है, वायलेट बेंड्स द मोस्ट एंड रेड बेंड्स द लीस्ट। तो इस तरह से ये बेंड कर जाएगा और आपको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ, एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अलग अलग कलर्स का अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा। जैसे अगर रेड की बात करी जाए तो रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा, इस वाले कलर की बात की जाए तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा नॉर्मल के साथ, और इसका ये हो जाएगा। सबका अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता है। इसीलिए हम जनरली पैटर्न कुछ अच्छा से दिखाई नहीं पड़ता, हमें 7 कलर्स को स्प्लिट हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्प्लिट नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है स्प्लिट होने के लिए, तो प्रॉपर वे में दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए हम जनरली वाइट लाइट यूज़ नहीं करते। बात समझ आएगी। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा। अभी केवल समझ लीजिए, जो स्नेल्स लॉ है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, अब स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला आप देख चुके हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है, मान लो कि आपके पास एक मीडियम है, आपके पास एक मीडियम है, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, ये है मीडियम 2। तो लाइट फर्स्ट मीडियम पे इस तरह से इंसिडेंट हुआ, ऐसा कुछ, और यहाँ से जाने के बाद लाइट बेंड कर गया कुछ इस तरह से। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीडियम 1 है रेयर और मीडियम 2 है डेंसर, ये है डेंसर, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का हो जाएगा n1 और इस मीडियम का हो जाएगा n2। इसमें स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा v1, इसमें स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा v2। तो स्नेल्स लॉ को यूज़ किस तरह से करना है, इसे लिखना कैसे है ये समझ लीजिएगा। तो हम क्या लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, अब आप क्या लिखोगे,
अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम लिखोगे, या फिर आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको देखना है लाइट कहाँ जा रहा है, कहाँ से लाइट कहाँ जा रहा है। जहाँ से लाइट जहाँ तक जाता है, लाइट इसमें जा रहा है ना, इसमें जा रहा है, तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। लाइट जहाँ जाता है उस मीडियम को पहले रखना है। लाइट इस वाले मीडियम में फाइनली गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है sin i बाई sin r। तो इसमें ये वाला जो फार्मूला आप लिख रहे हैं, ये फार्मूला गलत है। n12 यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, n21 होगा। ये वाला फार्मूला सही है, ठीक। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है, इसको थोड़ा ब्रेक करो, इसको ओपन करो। sin i डिवाइडेड बाई sin r इज इक्वल टू, लाइट कहाँ गया, सेकंड मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब इसी को अगर आप थोड़ा कंप्रेस्ड वे में लिखोगे, कंडेंस करके लिखोगे, तो क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बिल्कुल सही है, और अगर आप 1 2 लिखते हैं तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। याद करने का तरीका क्या है, याद किस तरह से करेंगे, तो याद इस तरह से करना है, n1 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, n1 मल्टीप्लाइड बाई साइन आई इज इक्वल टू n2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, n2 मल्टीप्लाइड बाई साइन r। आपको स्नेल्स लॉ में कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूला को यूज़ करोगे हमेशा कन्फ्यूजन से दूर रहोगे। जैसे देखो, लाइट जहाँ से आया उसका एंगल क्या है, ठीक है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दोनों को साथ में n1 अगर ले रहे हैं तो साइन i मल्टीप्लाई करो, n1 मल्टीप्लाइड बाई साइन i। n1 ले रहे थे हम, उसके साथ साइन i मल्टीप्लाई करो, फिर n2 लेंगे तो इसके साथ वाला एंगल मल्टीप्लाई करेंगे, तो n2 इंटू साइन r। तो ये हो गया आपका। कभी कन्फ्यूजन हो ना कि पहले n1 लिखें या n2 लिखें, तो इस तरह से यूज़ कर लेना। n1 ले लो, n1 के साथ देखो कौन सा एंगल बन रहा है, उस एंगल का साइन मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू n2 ले लो, और n2 के साथ देखो कौन सा एंगल आ रहा है, जो भी एंगल आ रहा है उसका साइन मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है स्नेल्स लॉ को यूज़ करने का तरीका। समझ आया। जैसे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे ये हमारा इंटरफेस है, ऊपर में है ग्लास और नीचे मान लो ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है। तो वाटर से ज़्यादा डेंसर तो ग्लास होता है ना। तो लाइट जब कुछ ऐसा आएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, क्योंकि वो लाइट डेंसर से रेयर जा रहा होगा, ग्लास डेंसर है और वाटर रेयर है। तो ये हो गया हमारा साइन आई, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर हम आपको बोलें कि अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, स्नेल्स लॉ लिख कर दिखाओ। इसमें आपको लिखना है साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई में कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाई साइन आई इज इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आर से, साइन ऑफ आर। तो ये हो गया हमारा पूरा फार्मूला। अब आपको साइन आई बाई साइन आर चाहिए, तो साइन आई ऊपर लिखो, साइन आर नीचे लिखो, और उसके बाद इधर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देख लो, जहाँ पे फाइनली रे गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ना ऊपर। तो इस तरह से आप लिख करके कन्फ्यूजन से बच सकते हो। लाइट रे को पलट दो यहाँ से, तो लाइट जिस पाथ से आता है वापस उसी पाथ से जाएगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट इस पाथ से गया था तो पलट दोगे रे का डायरेक्शन, तो इस पाथ से जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये था डेंसर, ये रेयर मीडियम था, तो लाइट जब आया डेंसर में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा। अब अगर इसके लिए आप स्नेल्स लॉ लिखोगे तो इसके लिए स्नेल्स लॉ इससे अलग होगा। कैसे, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यूज़ कर रहे हैं एंगल आई, या फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं एन डब्ल्यू, तो इसमें मल्टीप्लाई क्या करना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई मल्टीप्लाई करना होगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं एन जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसके साथ ये वाला एंगल मल्टीप्लाई करना होगा, साइन ऑफ आर। अब देख रहे हैं लाइट कहाँ गया, लाइट गया सेकेंड मीडियम में, ग्लास में गया, तो ग्लास वाला अब एन जी के साथ साइन आर आ जाएगा। यहाँ देखो एन जी के साथ साइन आई आ रहा था, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन रिवर्स था। अभी हम फिर से रिवर्स कर देंगे तो फार्मूला को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो अब आप साइन आई बाई साइन आर निकालिएगा तो इसका कुछ और वैल्यू आएगा। साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू क्या आएगा, साइन आई यहाँ पे डिवाइड बाई साइन आर, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो बदल गया ना फार्मूला। तो बहुत ध्यान से लिखना है कि आप फार्मूला कौन सा लिख रहे हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस फार्मूला से स्टार्ट किया करो। जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो वहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज़ और,
अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देख लो। जब आप इसे इस तरह से लिखते हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मल्टीप्लाइड बाई, इसे कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। n1 से n1 काट दो, n2 से n2 काट दो, आंसर क्या आएगा 1। तो जब भी ऐसा वैल्यू या ऐसा फॉर्मूला लिखने के लिए आए तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, आंसर 1। देखो पहले जी था फिर वाटर, अब पलट दो, पहले वाटर कर दो बाद में जी कर दो, आंसर 1। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड इज इक्वल टू क्या 1, पलट देंगे तो 1 आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, इसे उधर ले जाओ, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा समझते हुए, समझ कर याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, और अगर बिना समझे याद करेंगे तो भाई फिर तो समझने की कोई बात ही नहीं है, याद कर लोगे तो फिर तो कई बार कन्फ्यूजन ही रह जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। इसीलिए मैंने बोला आपको कि ये जो लेक्चर है ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक पे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बच्चे को प्रॉब्लम होता ही होता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स अब अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर वे में पढ़िएगा तो कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 2019 CBSE में पूछा गया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा टाइम बचाने के लिए, मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन। देखिए पढ़िएगा पहले क्वेश्चन, पहले खुद से क्वेश्चन पढ़िए, कुछ एक दो क्वेश्चन ट्राई करिए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर इसको ट्राई करेंगे साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना 4/3 होता है, इसको याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, ये याद रखने वाली बात है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी याद कर सकते हैं, ग्लास होता है 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 दैट इज़ 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3 दैट इज़ 1.33। तो क्या दिया गया है हमें, अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया गया है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब है, क्या ये वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, दूसरा मीडियम नहीं दिया गया, मतलब आपको मानकर चलना है कि लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट आ रही है एयर से। तो इसका कुछ सिचुएशन ऐसा होगा कि लाइट आ रहा होगा एयर से वाटर की तरफ, लाइट इस तरह से आ रहा होगा ऊपर वाले मीडियम से, और ऊपर वाला मीडियम क्या है एयर, और नीचे वाला मीडियम है वाटर। तो जब लाइट एयर से वाटर इंटरफेस पे एयर से वाटर की तरफ ट्रेवल करता हुआ आए तो इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये वैल्यू हमें पता करना है। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर नीचे, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमें दे रखा है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे 10⁸ से 10� कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डेसिमल हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 225। इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 0, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये हो जाएगा 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 4/3। और 4/3 का वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको, 1.33। तो ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता है, नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसी तरह से देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे, लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से, और ये जो सेकंड मीडियम ये वाटर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। तो फॉर्मूला होगा C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
c इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें दिया गया है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। ये भी आप याद रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8। ये कुछ फैक्ट्स है, इसको याद रखना। तो आंसर हो जाएगा 3/2 विच इज़ इक्वल टू 1.5। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 जिसका वैल्यू मैंने क्या बोला था 1.5, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हो गया। लास्ट में क्या पूछा है, लास्ट में पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो। कैसे निकालेंगे, हमें वैल्यूज़ दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वाटर का, दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आया 3/2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये कितना आया 4/3। सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 3 से 3 कैंसिल, ये आंसर क्या कर दिया मैंने, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 12। ये 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये 3/2 है ना, अरे जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 3/2, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 9/8 ये आंसर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास इज़ 3/2 करेक्ट, हाँ, वाटर इज़ 4/3 करेक्ट, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर चला जाएगा 3/4, 3 4 2, ये हो जाएगा आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आ गया, समझ गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद, ये थर्ड क्वेश्चन के बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं CBSE का, जो हमें पूछा गया है 2019 के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहाँ से लाइट आ रहा है, एयर से लाइट आ रहा है, कहाँ तक, वाटर तक, वैल्यूज पुट करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 जिसका वैल्यू कितना होता है 4/3 डायरेक्ट रख देंगे, इज इक्वल टू C होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8। हमें पता करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक, सिचुएशन कुछ ऐसा है, ऊपर एयर है और नीचे क्या है, नीचे है वाटर, ऊपर एयर नीचे वाटर। लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट आ रही है एयर से, कहाँ जाएगी, लाइट वाटर में जाएगी। ठीक है, तो आपको जब ये पता करना है कि जब ये लाइट वाटर में गई तो इसका स्पीड कितना हुआ, क्योंकि स्पीड चेंज करेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू, ये चला जाएगा ऊपर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये आ जाएगा नीचे 4। कुछ ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, देन 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8। आई थिंक ये आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए, यह कुछ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे। नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन 1.5। जो भी मीडियम होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, बाय दिस स्टेटमेंट या बाय दिस। तो ये पूछा गया था CBSE 2020 में। इसका क्या मतलब है, थोड़ा इक्वेशन से समझ लेते हैं, 2 टर्म्स में आंसर आप कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.5, वाटर और मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज़ 1.5। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब लाइट पास हुआ या लाइट जब ट्रेवल कर रहा था तो इसे पहला मीडियम एयर मिला। ये लाइट एयर से पास हुआ और कहाँ गया, दूसरे मीडियम में गया, ये दूसरे मीडियम में गया, ये हो गया मीडियम। अब हमें नहीं पता ये मीडियम कौन सा है। और अच्छा, एक और बात, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है ना, एक और बात जो याद आ गया है, इसको बॉक्स बनाकर कहीं लिख लो। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, 1 होता है, ये सबसे कम वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एयर का। बाकी जो भी मीडियम आप लेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा ही होगा। तो बाई कन्वेंशन ही हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होगा और बाकी सारे मीडियम का कुछ भी ले लो, उसका मीडियम हमेशा एयर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हमेशा एयर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एयर है और ये कोई दूसरा मीडियम है, मतलब कि ये जो मीडियम होगा ये एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा ही रिफ्रैक्टिव होगा, इंडेक्स होगा इसका, मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, तो ये डेंसर मीडियम होगा। और जब लाइट एयर से
रेयर से डेंसर में जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। अब इसका फॉर्मूला अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखें तो दूसरा मीडियम क्या है हमारे पास, एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.5, ये लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इस स्टेटमेंट को ज़रा समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्वांटिटी है ये हमें ये बताता है कि कोई मीडियम किसी मीडियम से कितना ज़्यादा डेंस है या कितना ज़्यादा रेयर है, मतलब कितना ज़्यादा उसका डेंसिटी है ये बताता है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मीडियम उस दूसरे मीडियम से उतना गुना डेंसर है या उतना गुना कम डेंसिटी रखता है। जैसे आपको हम बोलें द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज़ 2, मीडियम 1 का या कोई भी मीडियम यहाँ ऊपर में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, मतलब एयर के कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि एयर के रेस्पेक्ट में कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा है और कौन सा मीडियम कितना कम है। जनरली कितना ज़्यादा है यही बताता है, कितना कम है हम जनरली यूज़ नहीं करते, बट कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे इस केस में देखो हमें दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ 1.5, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मीडियम है इसका डेंसिटी एयर से एक 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। इस मीडियम का डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, मतलब एयर का डेंसिटी कम है और इस मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा है। तो अब इसी चीज़ को आप लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे आप दिस मीन्स दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज़ 1.5 टाइम्स मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। जो यहाँ लिखा हुआ है सेम चीज़ को लिखेंगे, दिस मीन्स दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is 1.5 times more than the refractive index of air और वैक्यूम। एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, ये भी है। इसका ये मतलब हुआ कि एयर जो है ना वो इतना गुना डेंसिटी में कम है। इसका ये भी मतलब है कि ये मीडियम इतना गुना डेंसिटी में एयर से ज़्यादा है, मतलब इस मीडियम का डेंसिटी एयर से इतना गुना ज़्यादा हो गया। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में या टर्म्स में या डेंसिटी के टर्म्स में। अगर आप इसी चीज़ को एयर के इसी टर्म्स को या इसी चीज़ को आप स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में हम किस तरह लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में अगर हम लिखते हैं इसको तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज़ 1.5। इसे लिखो स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में। स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में हम ऊपर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज़ 1.5। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा c इज़ इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखो ये बात आई ना, कौन से मीडियम ज़्यादा डेंसिटी का था, किस मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा था, तो मीडियम m का डेंसिटी ज़्यादा था, कितना गुना, 1.5 गुना ज़्यादा था एयर के कंपैरिजन में। तो इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, कितना कम होगा, तो ये 1.5 गुना कम होगा स्पीड ऑफ लाइट से। या फिर स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में एयर में कितना गुना ज़्यादा होगा, 1.5 टाइम ज़्यादा होगा जितना कि इसमें था। अगर लाइट इसमें पास करेगा ना तो उसका स्पीड 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा जितना वो एयर में चल रहा था। मान लो वो एयर में चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, एक एग्जांपल ले लो, वो एयर में चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड, लाइट एयर में ट्रेवल किया 10 मीटर पर सेकंड से, तो जब ये इस मीडियम में आएगा तो वो इतना गुना घट जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से ये 1.5 गुना कम हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, जितना इसमें चल रहा था उससे इतना गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस ऑल्सो मीन्स दैट the speed of light in air is 1.5 times more than the speed of light in medium. Speed of light in मीडियम, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इतना गुना
कम हो गया, या फिर एयर में स्पीड ऑफ लाइट इससे इतना गुना ज़्यादा हो गया। तो ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखेंगे लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से ग्लास जा रहा है लाइट। तो ऊपर का मीडियम हमें दे रखा है एयर, एयर से कहाँ गया, ग्लास। जब लाइट एयर से ग्लास जाता है तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का बनता है। बना लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कितना बनाता है, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाता है 19 पॉइंट, ये आर है, आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 19.5 डिग्री दे रखा है। हाँ, आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इस ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, एनजी का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे साइन 19.5 का वैल्यू 1/3 यूज़ करना है हमें। ठीक, स्नेल्स लॉ यूज़ कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और इसे मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ एंगल देख करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख करके एंगल पूछे, तो हमेशा यहाँ पे स्नेल्स लॉ ही यूज़ करेंगे। ये सवाल कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया है CBSE 2020 के अंदर। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ। कैसे यूज़ करना है स्नेल्स लॉ, मैंने आपको जनरल फॉर्म बता रखा है। तो जब आप इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो इसके लिए आप ये वाला एंगल मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, अब आप नीचे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ले रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला रिफ्रैक्शन एंगल को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमेशा 1 होता है, ये हम बता चुके हैं आप लोगों को। ये हो गया 1। साइन आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री यहाँ लिख लेंगे, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ कौन सा वैल्यू है, और आर इज़ 19.5। ठीक, अब देखो साइन 30 वैल्यू, लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने साइन के कुछ वैल्यूज़ लिखे थे, उनको याद करके यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना है। ये याद करना ज़रूरी है, साइन का सारा वैल्यूज़ जो भी मैंने लिखा है वहाँ पे। अब यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 मल्टीप्लाइड 1/1 इज़ 1/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय साइन 19.5 का वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/3, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/3। तो यहाँ से सॉल्व करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल सकते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 या फिर 1.5। ये आंसर आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का। तो क्वेश्चन को अगर सिंपल बनाना है तो समझते हुए इक्वेशंस याद करेंगे, और जिस तरह से मैं लाइट को बता रहा हूँ, लाइट जहाँ से गया जहाँ तक गया, या स्नेल्स लॉ का जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं उसे प्रॉपर वे में यूज़ करिएगा तो फार्मूला से सही आंसर आएगा। अगर आप इसे पलट देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पर आप लिख देंगे NG, यहाँ लिख देंगे NA, पलट देंगे इसे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो स्नेल्स लॉ को इस तरह से यूज़ करना है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए CBSE 2021 का। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड VD, speed of light in diamond is 1.24 into 10⁸ meter per second. Speed of light in diamond is 1.24 into 10⁸ meter per second. Find the refractive index of diamond. Question number 5. Refractive index of diamond is given by speed of light के terms में V divided by C divided by VD. Now refractive index of diamond हमें पता करना है, speed दिया गया है, that is equal to speed of light in vacuum is 3 into 10⁸. Speed of light in diamond is 1.24 multiplied by 10⁸. ये से ये काट दो, ये ऊपर हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 124। इसे सॉल्व कर लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.42 के आसपास। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा तो ये आ जाता है 2.42 के अप्रॉक्सीमेटली इतना वैल्यू आता है। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, 2.42 के आसपास आंसर आएगा। तो ये हो गया कुछ सवाल। अब कुछ 1-2 रे डायग्राम का सवाल कर लो जो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कुछ मीडियम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इज़ इक्वल टू 3। आपको बताना है अगर एक रे ऑफ लाइट को इस तरह से इंसिडेंट किया गया तो रे ऑफ लाइट का कंप्लीट रे डायग्राम क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, पहले इन दो मीडिया को देखो, पहले इन दोनों को 2-2 करके बनाएंगे। लाइट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो इस वाले के कंपैरिजन में ये जो मीडियम होगा ये डेंसर हो जाएगा।
और इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, ये रेयरर हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया। इस इंटरफेस पे पहले हम नॉर्मल बनाएंगे, ये नॉर्मल बन गया हमारा, ये हमारा हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल से अवे बेंड करेगा या टूवर्ड्स बेंड करेगा? जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हमेशा ये नॉर्मल से दूर जाता है, तो थोड़ा सा नॉर्मल से बेंड करेगा ऊपर, कुछ ऐसा। रुक जाओ थोड़ा, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करके बनाता हूँ ताकि आपको रे डायग्राम अच्छे से दिखाई पड़े। तो लाइट रे किस तरह से इंसिडेंट हुआ है, लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुआ है, लाइट रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुआ है। तो ये बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हम इसको बेंड करा देते हैं, ऐसा ये चला गया ऐसा। अब देखो, अब क्योंकि लाइट इधर से इधर गया, इधर से इधर जाने वाला है लाइट, अब इन दोनों मीडियम को लेंगे तो 1 और 3, 1 के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो ये हो गया डेंसर मीडियम, और इसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो ये हो गया रेयरर मीडियम। तो ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया, लाइट रेयरर से डेंसर जा रहा है तो यहाँ पे आप बनाएंगे एक नॉर्मल, और क्योंकि डेंसर जा रहा है तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसा। तो ये हो गया इसका कंप्लीट रे डायग्राम। क्लियर है? बोलो समझ आया? ठीक। अगला देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे मीडियम दिए गए हैं, कुछ ऐसे मीडियम दिए गए हैं हमारे पास, जहाँ पे इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1, और एक रे ऑफ लाइट है, कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुआ। आपको बताना है कि रे किधर किधर बेंड करेगा और किस तरह से बेंड करेगा। तो बेंडिंग ऑफ लाइट के लिए ज़रूरी क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट के लिए ज़रूरी है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बदलना, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बदलाव। क्या यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये तीनों मीडियम सेम है, तीनों अलग अलग मीडियम नहीं है, सेम मीडियम है। तो लाइट तीनों में सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा और इसी तरह से बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी बेंडिंग के सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मतलब मीडियम सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मतलब मीडियम सेम है, और उसमें स्पीड ऑफ लाइट भी सेम होगा। स्पीड ऑफ लाइट जब चेंज होगा तभी लाइट बेंड करेगा, अदरवाइज लाइट बेंड नहीं करने वाला। ठीक है। अब ये देखो, ये देखो, अब यहाँ से मान लो एक रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट है, और ये कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। आपको बताना है किस तरह से बेंडिंग होने वाला है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। यहाँ पे नॉर्मल बनाइए। जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, कुछ इस तरह से बेंड होगा। अब यहाँ पे नॉर्मल बनाइए, ये रेयरर है और ये। अब इन दोनों के कंपैरिजन में देखिए, इन दोनों के कंपैरिजन में ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, तो ये रेयरर हो जाएगा इसके लिए, और इस वाले मीडियम के लिए ये बन जाएगा डेंसर। ठीक है। तो ये हो गया डेंसर मीडियम और ये हो गया रेयरर मीडियम। तो जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो अगेन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कुछ ऐसा होगा। आई होप अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। एक और छोटा सा एक टॉपिक है जहाँ पे आप वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी कंपेयर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, वो थोड़ा देख लीजिए। उसके ऊपर एक सवाल करेंगे। देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करती है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए ये हमारे पास इंटरफेस है, ऊपर में मीडियम 1 है और नीचे में मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका स्पीड ऑफ लाइट v1 और इसका वेवलेंथ λ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इसका स्पीड ऑफ लाइट v2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, स्पीड ऑफ लाइट v2 और इसका लैम्डा या वेवलेंथ λ2। ठीक। अब वेवलेंथ क्या है? थोड़ा वेवलेंथ समझो। वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब होता है वेव का लेंथ। जैसे ये वेव है, देखो हम पढ़ चुके हैं अपने रिफ्लेक्शन टॉपिक में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, दैट लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट के पास एक वेव नेचर भी है और लाइट के पास एक कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर भी है। तो अगर लाइट वेव की तरह ट्रेवल करता है ना, तो लाइट अगर वेव की तरह ट्रेवल करता है तो वो वेव बनाता हुआ ट्रेवल करेगा कुछ ऐसा। अब इस वेव में उसका लेंथ भी होता है, वेव का एक लेंथ होता है जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो अगर आप इस पोर्शन को देख रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है। उठा हुआ पोर्शन को क्रेस्ट कहते हैं। तो
तो एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक इसे कहते हैं वन कंप्लीट वेव। एक कंप्लीट वेव कहलाता है ये, और इसे हम वन वेवलेंथ लैम्डा के बराबर लिखते हैं, इसे कहते हैं लैम्डा, वन वेवलेंथ। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग मीडियम में वेवलेंथ वैरी करता है, अलग अलग मीडियम में वेवलेंथ अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मीडियम का बाउंड्री है, ये एयर है और ये मीडियम वाटर है। तो लाइट जब आएगा तो लाइट वेव बनाता हुआ इस मीडियम में आएगा। एयर में लाइट वेव बनाता हुआ कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा वेव बनाता हुआ लाइट आया। बट जैसे ही ये वाटर मीडियम में एंटर करेगा, इसका वेव चेंज हो जाएगा, वेव का पैटर्न चेंज हो जाएगा। हो सकता है वेव बहुत ज़्यादा बनाने लगे, हो सकता है वेव बहुत कम बनाने लगे। ठीक है, जो वाटर में जब ये एंटर करता है, लाइट जब वाटर में एंटर करता है तो इसका स्पीड भी चेंज होता है, इसका वेवलेंथ भी चेंज होता है। तो इस तरह से मान लो ये वेव बनाया, अब कुछ ऐसा वेव बनाया। तो पहले वेवलेंथ देखो, पहले वेवलेंथ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक कंप्लीट वेव आपको मिल रहा था, मतलब 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा मान लो केवल एक वेवलेंथ मिल रहा था। बट यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक वेव, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा वेव, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा वेव। तो कितना वेवलेंथ बन गया, 1 2 3, इतना ही डिस्टेंस में हम यहाँ 3 वेवलेंथ बन गया, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो उसका वेवलेंथ चेंज करता है। यहाँ पे मान लो वेवलेंथ लैम्डा 1 था, तो यहाँ पे वेवलेंथ बन जाएगा लैम्डा 2, और स्पीड भी चेंज होता है। तो जब इसका स्पीड यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा v2। बट फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, मतलब साइकिल्स कितना बना रहा है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है ये कौन सा सोर्स है। मान लो हम एक सोर्स है, हम यहाँ पे एक सेकंड में 5 साइकिल बनाकर आगे भेज रहे हैं, एक सेकंड में 1 2 3 4 5, तो लगातार ये एक सेकंड में 5 साइकिल ही आगे जाएगा, एक ही डिस्टेंस कवर करेगा, एक ही साइकिल में, मतलब एक टाइम पे एक ही साइकिल बनाता हुआ जाएगा। मतलब ये कि एक सेकंड में ये 5 साइकिल ही बना सकता है, अगले एक सेकंड में फिर 5 साइकिल बनाएगा, अगले एक सेकंड में फिर 5 साइकिल बनाएगा, कुछ ऐसा होता है। मान लो कि मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेव्स बनाकर भेज रहा हूँ, 10 साइकिल्स बनाकर भेज रहा हूँ। तो एक सेकंड में जब 10 साइकिल्स बना, तो आगे भी एक सेकंड में 10 साइकिल्स ही बनाता हुआ जाएगा। इसका ये मतलब है कि मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी बराबर रहता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि ये वेव कौन बना रहा है। मान लो यहाँ पे वेव बनाने वाला कोई सोर्स है, तो सोर्स ये एक सेकंड में 10 वेव्स बनाकर भेज दिया, तो ये 10 वेव्स एक सेकंड में यहाँ भी बनेगा और एक सेकंड में यहाँ भी बनेगा। तो वेव लेंथ केवल मीडियम पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड करता है, बट फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम या सेकंड मीडियम है, तो फर्स्ट मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर एफ है तो सेकंड मीडियम में फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। तो अगर एक लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है और ये सेकंड मीडियम में कुछ ऐसा जाता है कि ये मान लो रिफ्रैक्ट कर जाता है या बेंड कर जाता है, तो इसमें जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम गया तो लाइट का क्या क्या चेंज हुआ, स्पीड चेंज होगा और वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में f मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ, v इज इक्वल टू f इंटू वेवलेंथ। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में फॉर्मूला लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, अब स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में लिखो ये वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 1। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता है मीडियम पे, तो ये कट जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है n2 बाई n1 का ये फॉर्मूला आया है v2 बाई v1 या फिर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। जिस तरह से ये रेशियो में लिख रहे थे उल्टे में, ऊपर 2 है, एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाओ, हम क्या लिख रहे हैं n12 लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा n1 बाई n2 इज इक्वल टू v2 बाई v1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। मतलब अगर पहले फर्स्ट मीडियम है तो लैम्डा में पहले 2 आएगा और बाद में 2 है तो लैम्डा में बाद में 1 आएगा, जिस तरह से स्पीड लिखते थे हम। तो ये एक टॉपिक रह गया था, इसे आप याद कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, लाइट जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। और वेवलेंथ को हम लोग जनरली एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम, जिसमें एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर्स का लेंथ होता है, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। और एंगस्ट्रॉम को हम लिखते हैं a के पावर में ऊपर इस तरह से सर्कल, ये होता है 10⁻⁻,
1 इंटू 10 का पावर -10 है ना, 10 का पावर -10 मीटर्स होता है 1 एंगस्ट्रॉम। अब सवाल देखो, सवाल ये कहता है हमसे कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज़ 4800 एंगस्ट्रॉम, wavelength of light in air is 4800 angstrom and the refractive index of diamond is 2.4, then find the refractive index or find the wavelength of diamond। ये आपसे सवाल किया गया है, एक बार ट्राई करेंगे इसको पॉज करके। ठीक है, आंसर आ गया। देखिए, तो सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का फॉर्मूला लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हो गया। इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यही होता है। स्पीड के फॉर्म में इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, पलट देंगे, यहाँ एयर ऊपर चला जाएगा, डायमंड नीचे आ जाएगा। वेवलेंथ के फॉर्म में इसका फार्मूला बन जाएगा लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा डी, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड। दिया गया है वेवलेंथ इन एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हमें ये दिया गया है, हमें ये दिया गया है और हमें ये फाइंड करना है। तो इसको रिलेट कर देंगे इस फार्मूला से। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या है, 4800 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम में 10 का पावर -10 मीटर्स, और ये हो गया 4000। एक सेकेंड, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 2.4, ये दिया गया 4800। हमें पता करना है लैम्डा टाइम्स ऑफ डी। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ डी क्या हो जाएगा, 4800 डिवाइडेड बाई 2.4। सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाकर ऊपर एक और ज़ीरो लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 24। तो 24 4 जार और 24 2 जार 48, ये हो गया 2000 एंगस्ट्रॉम। आंसर हो गया 2000 एंगस्ट्रॉम। देख रहे हो, जब वाटर में, डायमंड में जब लाइट एंटर करेगा उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, है ना, वाटर में कम हो जाता है और एयर में ज़्यादा होता है। वाटर नहीं, डायमंड में कम हो जाता है और उसमें एयर में ज़्यादा रहेगा। तो ये थे कंप्लीट कॉन्सेप्ट और कंप्लीट और सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, स्नेल्स लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम लगा एक टॉपिक को समझाने में, लगभग 1 घंटा 20 मिनट जैसा समय लगा है इसे समझाने के लिए। अब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना क्वेश्चन देख लो। हर एक कमेंट का रिप्लाई, क्वेश्चन जो डाउट है उसका रिप्लाई मैं कोशिश करूँगा कि आपको मिल जाए। तो ठीक है, इस तरह से जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आज के बाद इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चंस लगा कर देखिए, आपको जो भी PYQs आए हैं या फिर आपके NCERT में जो क्वेश्चंस हैं उनको लगा कर देखिए। अगर दिक्कत होता है तो फिर से बताइए, फिर से कोशिश किया जाएगा इसको शॉर्ट करके, समराइज़ करके विदिन 30 मिनट्स में आपको फिर से एक टॉपिक बनाकर दे दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।